नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:22 से 1:41 बजे तक रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिम हवाओं से हरियाणा में धुंध और ठंड बढ़ेगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। विपक्ष के जासूसी वाले आरोप के बाद सरकार ने मोबाइल में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन का आदेश वापस लिया। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानव्यापी व मथुरा में भी मुसलमानों को अपना हक छोड़ देना चाहिए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, फर्जी फाइलें बनती थी, पूर्व नर्सिंग स्टाफ का दावा। देश भर के एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम ठप। बेंगलुरु में 42 फ्लाइट्स कैंसिल। हैदराबाद दिल्ली में भारी भीड़। अमेरिका ने 19 देशों के इमिग्रेशन, ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदन पर रोक। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया। तालिबान का क्रूर फैसला, 80,000 लोगों के सामने दोषी को सरेआम मौत की सजा। बीमार खालिदा जिया से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज। ब्रिटेन से आ रहे हैं विशेष डॉक्टर। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के यू टर्न की। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन यूजर्स की निजता और सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर विवाद के बाद एक बड़ा फैसला वापस ले लिया है। देश में बिकने वाले मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता को दूरसंचार विभाग ने अब खत्म कर दिया है। सरकार का यह फैसला तब आया है जब विपक्ष ने इस ऐप को नागरिकों की जासूसी का प्रयास बताते हुए कड़ा विरोध किया। विवाद की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी, जब दूरसंचार विभाग ने मोबाइल निर्माताओं को नए फोन में ये सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश दिया था। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ने इस कदम को लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला और एक जासूसी ऐप बताया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। विवाद के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने लोकसभा में सफाई दी थी कि ऐप से जासूसी करना ना तो संभव है और न ही ऐसा होगा। उन्होंने मंगलवार को संसद में ये भी कहा था कि ये ऐप वैकल्पिक है और यूजर इसे जब भी चाहे हटा सकते हैं। विवाद गहराने के बाद बुधवार को मंत्रालय ने फीडबैक का हवाला देते हुए प्री इंस्टॉलेशन का आदेश वापस लेने की घोषणा की। दूरसंचार विभाग ने बताया कि संचार साथी ऐप की लोकप्रियता बढ़ रही है और बुधवार दोपहर तक इसके 1.40 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि ये ऐप साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन चोरी रोकने के लिए एक डिजिटल सुरक्षा टूल है, जिससे अब तक 7 लाख से अधिक गुम या चोरी हुए मोबाइल वापस मिल चुके हैं। लेकिन विपक्ष के भारी दबाव और नागरिकों की निजता की चिंता को देखते हुए सरकार को ये आदेश रद्द करना पड़ा। अगली खबर ज्ञानव्यापी और मथुरा की। अयोध्या में राम मंदिर की सफलता के बाद अब ज्ञानव्यापी और मथुरा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस बार ये बड़ा बयान किसी राजनीतिक या धार्मिक नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने दिया है। 2012 में ASI ने नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हो चुके के मोहम्मद ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समुदाय को मथुरा और ज्ञानवापी, ये दोनों ऐतिहासिक जगह हिंदू समुदाय को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ये स्थल हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए, क्योंकि मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और ज्ञानव्यापी भगवान शिव से जुड़ी है। हालांकि के मोहम्मद ने हिंदू समुदाय को भी सलाह दी कि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के अलावा उन्हें हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए ताकि दोनों समुदाय के बीच सौहार्द बना रहे। उन्होंने विवाद को उलझाने के
लिए सीधे तौर पर कम्युनिस्ट इतिहासकारों को जिम्मेदार ठहराया। के मोहम्मद 1976 में उस टीम का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद स्थल की खुदाई की थी और उन्हें अपने बयानों के चलते जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले की। जांच एजेंसियों के रडार पर आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के एक पूर्व नर्सिंग स्टाफ लक्ष्मण ने दावा किया है कि इस कैंपस में आतंकी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी। पूर्व कर्मचारी के अनुसार यूनिवर्सिटी के अस्पताल में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मुजमिल शकील और सुसाइड बॉम्बर बने डॉक्टर उमर नबी के निर्देश पर रोजाना 100 से 150 तक मरीजों की फर्जी फाइलें तैयार की जाती थी। इन फाइलों का उपयोग बाहर से गरीबों के इलाज के नाम पर फंड एकत्रित करने के लिए किया जाता था। जो स्टाफ ये काम करने से मना करता था उसकी सैलरी काट दी जाती थी। पूर्व कर्मचारी ने इससे भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टाफ के साथ खुलेआम भेदभाव होता था, जबकि रात की ड्यूटी में शामिल कश्मीरी मेडिकल स्टाफ और कुछ डॉक्टर अक्सर पाकिस्तान की तारीफ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार इन लोगों द्वारा हंसी मजाक में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए जाते थे। वहीं जांच एजेंसियों को संदेह है कि डॉक्टर शाहीन शहीद कई बार डॉक्टर मुजमिल के साथ मिलकर विस्फोटक और संदिग्ध सामान खरीदने जाती थी। अगली खबर एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम की। भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हवाई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह से देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम के बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस समस्या के कारण कई शहरों में यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। सबसे अधिक असर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां चेक इन सिस्टम में देरी के कारण कुल 42 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, जिनमें 22 अराइवल और 20 डिपार्चर शामिल थी। वहीं हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे इंडिगो सहित कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी 4 बड़ी एयरलाइंस प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के तुरंत यात्रियों की सुविधा के लिए मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस लागू कर दिया ताकि यात्रियों को किसी तरह की सुविधा ना हो। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 19 गैर यूरोपीय देशों के सभी इमिग्रेशन आवेदनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस पाबंदी में ग्रीन कार्ड, यूएस सिटीजन और बाकी सभी लंबित इमिग्रेशन प्रक्रियाएं शामिल है। इस नीति के लिए जारी मेमोरेंडम में सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के जवानों पर हुए हमले का भी जिक्र किया। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई थी और आरोपी के रूप में एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद ही ट्रंप ने अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे देशों के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी थी और प्रवासियों को कचरा तक कह दिया था। जिन 19 देशों पर ये पाबंदी लगाई गई है उनमें अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, बर्मा, चाड, कांगो, हेती, लीबिया जैसे देश शामिल है। देशों को पहले भी अमेरिका ने ट्रेवल बैन के तहत कर रखा था। अब इन देशों के लोगों के इमिग्रेशन आवेदनों पर भी रोक लग गई है। जो आवेदन पहले से लंबित थे उनकी भी दोबारा जांच की जाएगी। अगली खबर अफगानिस्तान से। यहाँ खोस्त प्रांत में तालिबान शासन ने एक व्यक्ति को 80,000 से अधिक लोगों की भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया। इस घटना की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। दोषी को गोली मारने की ये सजा पीड़ित परिवार के एक 13 साल के नाबालिग बच्चे ने दी। सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड पाने वाले ने एक परिवार के 13 सदस्यों की हत्या की थी। खोस के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई इस घटना से जुड़े खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि स्टेडियम और उसके बाहर तक लोग इस सार्वजनिक फांसी को देखने के लिए खचाखच भरे हुए थे। दोषी मंगल पर 10 महीने पहले खोस्त निवासी अब्दुल रहमान और उनके परिवार के 12 अन्य सदस्यों की हत्या का इल्जाम था, जिनमें 9 मासूम बच्चे शामिल थे। तालिबान अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को दोषी करार दिया था और तालिबान के सुप्रीम कोर्ट लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने उनकी फांसी की मंजूरी दी थी। भीड़ के बीच 5 गोलियों की आवाज के साथ दोषी को मौत की सजा दी गई, जिसके बाद भीड़ ने धार्मिक नारे
लगाए इस अमानवीय और क्रूर फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सजा को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया है। आखिर में बात करते हैं बांग्लादेश की। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया ढाका के एवर केयर अस्पताल में भर्ती है। गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया से इस बीच देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की। सेना ने मीडिया विंग ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान और नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान मंगलवार रात करीब 20 मिनट के लिए अस्पताल पहुंचे। उनकी ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद देश में अंतरिम सरकार सत्ता में है और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच तीनों सेना प्रमुखों का विपक्षी नेता से मिलना एक बड़ा संदेश देता है। 80 वर्षीय खालिदा जिया को हृदय और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के चलते 23 नवंबर को भर्ती किया गया था और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट पर रखा गया है। इस बीच उनके इलाज के लिए ब्रिटेन से चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम भी बांग्लादेश आ रही है। उनके निजी चिकित्सक ने बताया कि भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों ने मेडिकल सहायता की पेशकश की है। गंभीर बीमारी और आगामी चुनाव परिदृश्य के बीच उनके बेटे और बीएनपी कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के भी जल्द ही लंदन से बांग्लादेश लौटने की अटकलें तेज हो गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।